हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है। टॉपिक कॉमन होने के साथ साथ ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है हॉस्पिटल्स में। अक्सर पेशेंट्स को ये होती रहती है। ज़्यादातर ये पेशेंट इससे सफ़र करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन कि हमें सुपरफिशियल पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होती है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस आर आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है इसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं और नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। As the name suggested, hospital acquired means the infection that the patient gained or acquired during his or her hospital stay while receiving treatment for other diseases condition. इसके नाम से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन पेशेंट ने हॉस्पिटल से ली वो हॉस्पिटल की पूर प्रैक्टिसेस की वजह से, जैसे कि हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं, उसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन आ गई, जो इन्फेक्शन उसके एडमिशन के दौरान नहीं थी। जैसे वो किसी अपनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करवाने आया हॉस्पिटल में, पर ट्रीटमेंट करवाते समय एडमिशन के दौरान जितने भी दिन उसने हॉस्पिटल में स्टे किया उसके दौरान उसकी बॉडी में एक नई इन्फेक्शन आ गई, तो उसको बोल देते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। द टर्म्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल मीन्स हॉस्पिटल is defined as infection developing in patients after admission on the hospital which was neither present in the incubation period at the time of hospitalization। इस डेफिनेशन का मतलब आ गया कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ये तो क्लियर है कि हमने ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल से एक्वायर की, हॉस्पिटल से हमने ली इन्फेक्शन। जब पेशेंट की किसी भी प्रॉब्लम के कारण, जैसे उसमें कोई एमरजेंसी थी, उसको जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी वो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करवाने आया, जब उसकी एडमिशन हुई तब उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शन नहीं थी, पर जब उसने हॉस्पिटल में स्टे किया तो उसको ये इन्फेक्शन डेवलप होगी बॉडी में, तो इसको बोल देते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन। सच इन्फेक्शंस में बिकम डेवलप एविडेंट ड्यूरिंग देयर स्टे इन द हॉस्पिटल और सम टाइम आफ्टर देयर डिस्चार्ज। तो जब उनकी एडमिशन होती है उसके थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि 48 आवर के बाद उसकी बॉडी में एक कई नई इन्फेक्शंस आ गई, तो उसको बोल देते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। या फिर जैसे कि वो एक दिन के लिए हॉस्पिटल में या 2 दिन के लिए स्टे रहा किसी छोटे से ऑपरेशन के लिए, या वैसे किसी मेडिकल कंडीशन के रिगार्डिंग, तो जब उसने 1 या 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया तो उसकी बॉडी में एक नई इन्फेक्शन आ गई, तो उसको बोल देते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉजेस। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर कॉमनली ट्रांसमिटेड व्हेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बिकम कॉम्प्लेसेंट एंड डू नॉट प्रैक्टिस करेक्ट हाइजीन रेगुलरली। तो इस पॉइंट का मतलब आ गया कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन ज़्यादातर इसका कॉमन रीज़न क्या है, क्या कॉमन कॉज है कि जब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे जीडी स्टाफ आ गया, नर्सेस आ गए, डॉक्टर्स आ गए, या फिर जो हाउसकीपिंग स्टाफ भी है, वो प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता। जैसे किसी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एक नर्स ने एक पेशेंट को टच किया, उसका काम किया, तो नेक्स्ट वो दूसरे पेशेंट को विदाउट हैंड रब किए या फिर हैंड वॉश किए या फिर बिना ग्लव्स डाले दूसरे पेशेंट को टच कर रही है। तो ऐसे प्रॉपर हाइजीनिक प्रिकॉशंस ना फॉलो करने की वजह से जी नोजोकोमियल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती है। जैसे पुअर हैंड हाइजीन, पुअर हैंड वॉशिंग, जैसे एक पेशेंट को टच किया या फिर उसके सराउंडिंग एरिया को टच किया, दूसरे पेशेंट को विदाउट हैंड वॉशिंग हम टच कर रहे हैं, तो इससे क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, आल्सो इंक्रीज ट्रीटमेंट इन रिसेंट डिकेड्स मीन्स दैट अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर हॉस्पिटलाइज्ड today are likely to be seriously ill with more weak immunity systems than in the past।
जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन से सफ़र होता है, वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आता है, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक होता है, तो उसको जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो रेदर देन जो बाकी पेशेंट्स होते हैं उनके मुकाबले, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत वीक है, तो ईज़िली वो इन्फेक्शन को कैरी कर लेगा। या फिर कई पेशेंट हैं उनकी जो पास हिस्ट्री होती है काफ़ी सीरियस इलनेस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल में उनकी एडमिशन्स होती रहती हैं, क्योंकि वो कीमोथेरेपी के लिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद आते जाते रहते हैं, तो उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो उससे क्या है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, मोर ओवर सम मेडिकल प्रोसीजर्स बाईपास द बॉडी नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स। पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और वीक इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ जो मेडिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर या स्टाफ नर्स कोई प्रोसीजर कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे वो स्यूचरिंग कर रहा है या पेशेंट को कैथेटराइज कर रहा है, इन प्रोसीजर्स के दौरान वो प्रॉपर हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं कर रहा, उसने प्रॉपर गाउन मास्क या ग्लव्स नहीं पहने, तो कई मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान ऐसे पुअर प्रैक्टिसेस की वजह से भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, सिंस मेडिकल स्टाफ मूव्स फ्रॉम पेशेंट द स्टाफ देमसेल्फ सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग पैथोजेंस। इस पॉइंट का मतलब आ गया कि जो मेडिकल स्टाफ होता है अगर वो एक पेशेंट को देख रहा है तो फिर उसने दूसरे पेशेंट के पास जाना है, तो वो प्रॉपर हैंड वॉश या हैंड रब नहीं कर रहा, तो ऐसे क्या है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक पैथोजेंस या इन्फेक्शन है वो फैल जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट आ गया एक्सोजीनस, फिर आ गया एंडोजीनस। एक्सो का मतलब आ गया बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। फर्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सोजीनस। हॉस्पिटल इन्फेक्शंस इज मोस्टली एक्सोजीनस फ्रॉम अनदर पर्सन और मेंबर ऑफ द स्टाफ or from the environment in the hospital. Patients and hospital personnel suffering from infection or asymptomatic carrier are the most important sources. Environmental sources include inanimate objects, air, water, and food in the hospital. Inanimate objects in the hospital are medical equipments, bedpan, surface contaminated by patient secretions, excretions, blood and body fluids. जो एक्सोजीनस सोर्स है इन्फेक्शन का, इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन किसी बाहर के मतलब बाहर के इन्वायरमेंट से इन्फेक्शन होगी, जैसे कि हॉस्पिटल का जो एयर है, वाटर है, या फूड है वो कंटेमिनेटेड है। एयर क्या कंटेमिनेटेड कैसे आ गई, जैसे जो फ्यूमिगेशन नहीं हो रही प्रॉपर वार्ड की, वाटर नहीं अच्छा आ रहा, फूड है वो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से नहीं बन रहा, जहाँ फिर जो भी नर्सिंग स्टेशन होते हैं, जब पेशेंट्स के जो कार्डिक टेबल होते हैं, जब पेशेंट के बेड होते हैं, उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट मतलब नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स। और जो वॉशरूम वगैरह हो गए, जहाँ बेड पैन्स हो गए, उनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता। एक पेशेंट को जैसे बेड पैन दिया तो उसको मतलब प्रॉपर क्लीन नहीं किया, ऐसे ही दूसरे पेशेंट को दे दिया, तो ऐसे क्या है, पेशेंट्स को क्रॉस इन्फेक्शन फैल जाती है। जहाँ फिर किसी स्टाफ ने एक पेशेंट को टच किया, उसका कोई बॉडी फ्लूइड लग गया हाथ में, तो ऐसे ही वो विदाउट हैंड रब या हैंड वॉश किए दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं। मतलब जो बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, हॉस्पिटल की किसी गलतियों की वजह से, उनकी पुअर प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो मतलब पुअर प्रोटोकॉल्स हैं उनके, प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते, इसको बोल देते हैं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस आ गया कि पेशेंट को बाहर से इन्फेक्शन आई, क्रॉस इन्फेक्शन आई, हॉस्पिटल से इन्फेक्शन आई, या फिर किसी और पेशेंट से इन्फेक्शन आई। फिर आ गया एंडोजीनस। पेशेंट्स ओन फ्लोरा में इन्वेड द पेशेंट्स टिश्यू ड्यूरिंग सम सर्जिकल ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन।
तो एक्सोजीनस में आ गया पेशेंट को किसी और पेशेंट से इन्फेक्शन हुई, या फिर हॉस्पिटल के पूरे प्रोटोकॉल्स की वजह से स्टाफ प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स नहीं फॉलो कर रहा। पर जो एंडोजीनस है, पेशेंट्स ओन फ्लोरा में इन्वेड द पेशेंट्स टिश्यू ड्यूरिंग सम सर्जिकल ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन। तो एंडोजीनस से क्या होगा, पेशेंट का जो खुद का ओन फ्लोरा है उससे ही पेशेंट को इन्फेक्शन होगी। ओन फ्लोरा का मतलब आ गया कि कई सारे बैक्टीरियस या अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं काफ़ी, जो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, उनके खुद के ही बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से उनको इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे कि कई सर्जिकल ऑपरेशंस के ड्यूरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हाइजीनिक नहीं होते, तो उससे क्या है, उनके खुद के ही जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो पेशेंट के खुद अंदर ही बॉडी में इन्फेक्शन आ जाती है। एक्सो में बाहर से इन्फेक्शन आई, पर एंडो में पेशेंट के खुद बॉडी से ही इन्फेक्शन ट्रिगर होती है, स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। क्या इसके मेन रूट है जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन उसकी बॉडी में जाती है, वो इस इन्फेक्शन से सफ़र करता है। फर्स्ट आ गया कॉन्टैक्ट, सेकंड एयरबॉर्न, थर्ड ओरल रूट, फोर्थ आ गया पेरेंटल रूट, फिफ्थ आ गया कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया कॉन्टैक्ट, इसके अंडर आ गया फर्स्ट हैंड्स और क्लोथिंग। द हैंड्स ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ आर एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। देयर इज एडिक्वेट स्कोप ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट ऑफ हैंड्स और क्लोथिंग ऑफ अटेंडेंट्स। तो जो हैंड्स के थ्रू, पुअर हैंड हाइजीन के थ्रू इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में फैलती है। हम एक पर्सन को टच कर रहे हैं, दूसरे को विदाउट हैंड वॉशिंग या फिर हैंड रब किए दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन मोड है हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को फैलने का। या फिर जो पेशेंट्स के कपड़े होते हैं, उनके जो क्लोथ्स होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता, प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता। तो एक पेशेंट को रिमूव किए क्लोथ्स, तो दूसरे को विदाउट प्रॉपर टेक्निक्स जो है उनकी डिसइंफेक्ट करने की, उसके बिना ही दूसरे पेशेंट को कपड़े पहनाए जाते हैं। या फिर एक पेशेंट का कोई क्लोथ है वो हम दूसरे पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे कि टॉवल आ गया, तो ऐसे कॉन्टैक्ट के थ्रू या कपड़ों के थ्रू इन्फेक्शन बहुत फैलती है। फिर आगे इन एनिमेट ऑब्जेक्टिव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स इफ नॉट प्रॉपर डिसइंफेक्ट में ट्रांसमिट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो उसके अलावा कई ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि पेशेंट्स के जो बेड पैन होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता, प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता, तो दूसरा पेशेंट है वो उसको सेम एज इट यूज़ करता है। या फिर पेशेंट के जो बेड होते हैं उनको सराउंडिंग एरिया है उनको प्रॉपर क्लीन नहीं किया जाता। पेशेंट के जो आगे यूटेंसिल्स आगे, इवन उनकी वाटर बॉटल्स हैं जो उनको प्रॉपर हम मतलब प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक से नहीं रखते, दूसरा पेशेंट उसको ऐसे ही टच कर रहा है, तो ऐसे इन्फेक्शन है जो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू भी इन्फेक्शन का जो रेट है वो हाई हो जाता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट आ गया एयरबॉर्न। फर्स्ट आ गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय इनहालेशन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कौन सी आ गई, जो किसी के सक्रीशन से फैलती हैं, जैसे कि नोज, थ्रोट और लंग्स की सक्रीशन से। तो जब कोई पेशेंट बहुत ही सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, पेशेंट ओपनली कफ करता है, स्नीज करता है, उसके कोई मास्क नहीं लगाया गया, प्रॉपर उसकी जो आइसोलेशंस टेक्निक्स होती हैं, पेशेंट को थोड़ा सेपरेट रखना, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते, तो जो नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं वो इन सक्रीशंस को जो एयर में आ जाते हैं पैथोजेंस, उनको इनहेल कर लेते हैं। इसमें इन्फेक्शन है वो इनहालेशन के थ्रू होती है, क्योंकि जब कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स ओपनली स्नीज करेगा, कफ करेगा, उसके जो पैथोजेंस होंगे वो एयर में आ जाएंगे, तो दूसरे पेशेंट्स उसको इनहेल कर लेंगे। क्योंकि कई पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक एयर में स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डस्ट। डस्ट फ्रॉम बेडिंग फ्लोर
exudates dispersed from a wound during dressing and from skin by natural shedding of skin scales may contribute in spreading of infections। इसका मतलब आगे कि जब हम किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है या फिर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या फिर हम डेली बेसिस पे पेशेंट की बेडिंग कर रहे होते हैं, तो हम जो बेड शीट्स हो गए, पिलो कवर हो गए, पिल्लोस आ गए, उनको प्रॉपर टेक्निक्स से अप्लाई नहीं कर रहे बेड पे, या फिर हम उनके जो जो इन्फेक्टेड कई बार पेशेंट होते हैं उनकी हम बेड शीट होगी या फिर पिल्लो कवर्स हो गए, हम उनको हवा में ऐसे उछाल रहे हैं, प्रॉपर टेक्निक्स से बेडिंग नहीं कर रहे, या फिर जो फ्लोर है, जो हाउस कीपिंग्स वाले होते हैं वो फ्लोर को प्रॉपर अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स, तो सारी डस्ट है वो उड़ रही है हवा में, या फिर किसी पेशेंट की ओपन ड्रेसिंग हो रही है, उनकी पस वगैरह होगी या डेड स्किन होगी, वो डस्ट के थ्रू दूसरे पेशेंट तक पहुंच रही है, क्योंकि हम जो प्रॉपर ड्रेसिंग है या फिर पेशेंट की जो कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो हम प्रॉपर टेक्निक्स से नहीं कर रहे, हम ओपनली ड्रेसिंग कर रहे हैं पेशेंट की। फिर आ गया एरोसोल्स। एरोसोल प्रोड्यूस बाय नेबुलाइजर, ह्यूमिडिफायर्स एंड एयर कंडीशनिंग अपरेटस ट्रांसमिट सर्टन पैथोजेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये भी एक बहुत कॉमन रूट है हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन फैलने का एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक। इसमें जो इन्फेक्शन फैलती है वो मिस्ट फ्यूम्स के थ्रू फैलती है। तो मान लीजिए हमारे वार्ड में बहुत ही सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का पेशेंट है, तो हमने उसके नेबुलाइज़र लगाया। वी ऑल आर नो कि जो जब किसी पेशेंट के नेबुलाइज़र लगाया जाता है उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, तो जो भी उनके सराउंडिंग एरिया में पेशेंट्स होंगे वो उस फ्यूम्स को इनहेल करेंगे, क्योंकि वो सारे जो फ्यूम्स होते हैं वो एयर में जाते हैं, तो दूसरे पेशेंट्स उनको इनहेल कर लेंगे। तो इससे भी क्या है, इन्फेक्शन बहुत फैलती है पेशेंट्स को, इसमें ज़्यादातर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शंस फैलती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ गया ओरल रूट। ओरल रूट में आ गया कि जो हमारे हॉस्पिटल के डाइटरी डिपार्टमेंट होते हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स से पेशेंट को फूड नहीं प्रिपेयर कर रहे, जहाँ फिर उनको प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स से पेशेंट को फूड नहीं सर्व कर रहे, तो इससे भी पेशेंट को इंटेस्टाइन की पेट की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको पेट में इन्फेक्शन आ जाती है। फिर आ गया हॉस्पिटल फूड में कंटेन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया विच में कॉलोनीज द इंटेस्टाइन एंड लेटर कॉज अ इन्फेक्शन इन ससेप्टिबल पेशेंट्स। इसका मतलब आगे कई पेशेंट्स, ससेप्टिबल पेशेंट का मतलब आगे कि जो पेशेंट्स ईजिली इन्फेक्शन को कैरी कर लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। कई हॉस्पिटल के ऐसे भी फूड होते हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, इसका मतलब आ गया कि कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक से किल नहीं होते, एंटीबायोटिक्स उनकी ग्रोथ को रोकता नहीं है, एंटीबायोटिक्स का उन बैक्टीरियाज पे कोई असर नहीं होता, तो इससे क्या है, पेशेंट्स के अंदर वो फूड जाता है तो इंटेस्टाइन में बहुत सारी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वो बैक्टीरिया है वो आगे अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, मतलब अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं और भी। तो जो इम्यूनिटी वीक वाले पेशेंट्स हैं उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी उनकी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आ गया पेरेंटल रूट। इसका मतलब आ गया जब कोई इन्फेक्शंस नीडल्स के थ्रू फैलती है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजेबल syringes एंड नीडल्स ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय पेरेंटल रूट हैज़ बीन इनफ्रीक्वेंट। जो भी पेशेंट की सिरिंजेस नीडल्स होती हैं उनको कट करने की स्पेशल टेक्निक होती है, जैसे कि वो हब कटर से प्रॉपर कट किया जाता है, कैसे उसको कट करना है, कहाँ कहाँ से कट करना है, ये एक हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल होता है। तो जब हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, हम सिरिंजेस और नीडल को प्रॉपर टेक्निक्स से कट नहीं करते, तो कई बार स्टाफ इसको ऐसे ही डिस्पोज कर देता है, तो इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। However, certain infections may be transmitted by blood transfusion or tissue donation, contaminated blood product and contaminated infusion fluid। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं या फिर कोई और ब्लड का प्रोडक्ट लगाते हैं, पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाते हैं, तो हम विदाउट हैंड वॉश किए, ग्लव्स वियर किए या फिर हैंड रब किए पेशेंट के जो आईवी सेट होते हैं, उनकी लाइंस होती हैं, हम उनको ऐसे ही टच करते रहते हैं,
क्योंकि हमने पहले किसी और पेशेंट को टच किया होता है, फिर हम डायरेक्ट ही विदाउट कोई प्रिकॉशंस लिए पेशेंट को आईवी फ्लूइड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो इससे भी पेशेंट की आईवी लाइन के थ्रू पेशेंट को इन्फेक्शन चला जाता है बॉडी में। हेपेटाइटिस बी एंड HIV आर टू वायरसेस विच मे बी ट्रांसमिटेड इन दिस वे। जब भी हमने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, आईवी लाइन के रिलेटेड हमने कुछ भी प्रोसीजर करना है, तो उसकी स्पेशल प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि हैंड वॉश करना, ग्लव्स वियर करने। ग्लव्स वियर का मतलब आगे कि अगर हमने एक पेशेंट को मतलब टच किया, उसके रिलेटेड काम किया, हमने उसके लिए जो ग्लव्स ओपन किए वो हमने वहीं पे डिस्कार्ड कर देने, दूसरे पेशेंट तक हमने सेम ग्लव्स को यूज़ नहीं करना। तो कई बार किसी हॉस्पिटल में ऐसे स्टाफ भी होते हैं जो एक पेशेंट को अटेंड करते हैं, जैसे कि वो पेशेंट HIV वायरस या हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, तो वो उस पेशेंट पे उन्होंने जो काम किया, ग्लव्स यूज़ किए, ऐसे ही वो दूसरे पेशेंट को टच कर लेते हैं, तो ऐसे दूसरे पेशेंट को HIV और हेपेटाइटिस बी वायरस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें ना तो उन्होंने ग्लव्स चेंज किए, ना हैंड वॉश किया, ना हैंड रब किया, ऐसे ही वो दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी प्रिकॉशंस ना फॉलो करने की वजह से पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट आगे कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ये एक ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाती हैं और बहुत ही कॉमन होती हैं। फर्स्ट आगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दिस इज यूजली एसोसिएटेड विद कैथेटराइजेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर और किडनीज। इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रिक्ट एसेप्सिस ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। तो यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन कैसे फैलती है? जब हम पेशेंट को कैथेटराइज कर रहे हैं, तो जो हमारे कैथेटर सेट होते हैं, हम उनको प्रॉपर स्टाइल टेक्निक्स फॉलो नहीं करते उसके रिगार्डिंग। जैसे हमने फर्स्टली ग्लव्स नहीं वियर किए, हैंड वॉश नहीं किया, या फिर हमने जो कैथेटर जिसमें कैथेटर होता है उसका जो रैपर होता है उसको हमने प्रॉपर अच्छी टेक्निक्स से, एक मेथड है उसको ओपन करने का, वो ओपन नहीं किया प्रॉपर टेक्निक्स से, क्योंकि जो हमें ये प्रोसीजर को असिस्ट करा रहा होता है उसने भी ग्लव्स नहीं पहने, ना हैंड वॉश किया, वो ऐसे ही कैथेटर को टच कर रहा है, तो जो भी उसका जो कैथेटराइजेशन सेट होता है हम उसको यूज़ नहीं करते, ऐसे ही रैंडमली कोई कॉटन उठा ली, बीटाडीन से यूरिथ्रा वगैरह को क्लीन कर दिया, तो ऐसे पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, हो जाती है, क्योंकि जो कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर है वो हमने प्रॉपर फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट आ गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन में लीड्स टू नोजोकोमियल निमोनिया। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होती हैं हॉस्पिटल्स में। ज़्यादातर ये किनको होती हैं? जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, जिनको जैसे कि कोमा में होते हैं, उनको ब्रेन अटैक हुए होते हैं, जो खुद मतलब मूव नहीं कर पाते, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या फिर जो वेंटिलेटर पे होते हैं, तो इनमें क्या होता है, पेशेंट्स जो होते हैं वो सक्रीशंस को एस्पिरेट कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर सक्शनिंग नहीं होती टाइम पे, या फिर जो सक्शन कर रहे हैं स्टाफ वो प्रॉपर स्टाइल टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर पाते, तो इससे पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आ गया वुंड एंड स्किन सेप्सिस। द इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज हायर इन एल्डरली पेशेंट्स। तो ये है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। जब पेशेंट की सर्जरी हुई होती है तो वो एक दो दिन के बाद जहाँ पे उनकी सर्जरी हुई होती है उस एरिया पे रेडनेस आ जाती है, फाउल स्मेल आती है, पस आ जाती है और बहुत सारा डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो वूंड था, वो सर्जिकल साइट थी, वो इन्फेक्ट हो गई। ज़्यादातर ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स, मतलब सर्जरी के बाद वाले पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर या नर्सेस वहाँ पे जो उनका सर्जरी एरिया होता है वहाँ पे ड्रेसिंग करती हैं, वो प्रॉपर स्टाइल टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते, ना तो वो ग्लव्स वियर करते, ना हैंड वॉश करते हैं, ना जो ड्रेसिंग सेट होता है उसको यूज़ करते हैं, जहाँ फिर ड्रेसिंग सेट है उसको स्टाइल टेक्निक्स से ओपन नहीं करते, उसको भी ओपन करने की एक मेथड होता है, जहाँ फिर जो असिस्ट करवा रहा है वो स्टाइल टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर रहा, इससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। कौन कौन सी इसकी मेन टाइप्स हैं? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको कॉटी बोलते हैं।
फिर आ गया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वैप, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्लैप्सी, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI। तो नेक्स्ट इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जे जो टाइप्स हैं जे कैसे फैलती हैं पेशेंट्स को, क्योंकि जे मेन 4 टाइप्स हैं जे हर एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स में पाई जाती है ड्यू टू अनस्टाइल्ड टेक्निक्स। फर्स्ट आ गया कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन यूरिनरी कैथेटर के थ्रू पेशेंट को फैली उसको बोल देते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस कॉटी आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो कॉटी इन्फेक्शन है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में पाई जाती है। द वन ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉट इज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंडवेलिंग कैथेटर्स। एक होते हैं इंडवेलिंग कैथेटर्स जो कि पेशेंट के मतलब यूरिथ्रा के थ्रू उसके ब्लैडर तक इंसर्ट किए जाते हैं। जो एक रबर की ट्यूब होती है मतलब पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। पर कई कैथेटर होते हैं जो एक्सटर्नल कैथेटर होते हैं जिसमें पेशेंट के यूरिथ्रा में कोई भी पाइप वगैरह इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कॉटी इन्फेक्शन है जो किन में ज़्यादा पाई जाती है, जिनमें इंडवेलिंग कैथेटर्स होते हैं। The coti are defined as the urinary tract infections in the patient with current urinary tract catheterization or the patients who are catheterized within the past 48 hours। जो कॉटी होती है जो एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है जो किसके थ्रू फैलती है, जब पेशेंट को कैथेटराइज किया गया मतलब कैथेटराइजेशन का जब प्रोसीजर हो रहा था तब कोई भी स्टाइल टेक्निक्स यूज़ नहीं की गई, या फिर कोई हैंड वॉशिंग नहीं किए, स्टाइल ग्लव्स नहीं पहने, या फिर जो असिस्ट करवा रहा है उसने कोई स्टाइल टेक्निक्स यूज़ नहीं की, तो ये पेशेंट में आ जाती है ड्यू टू पुअर कैथेटराइजेशन प्रोसीजर, पुअर हाइजीनिक मतलब मेंटेन नहीं की गई कैथेटराइजेशन के टाइम। तो जे पेशेंट को कब होती है, जब उनको 48 आवर हो जाते हैं पेशेंट को कैथेटराइज किए, उसके बाद ये इन्फेक्शन आती है। जहाँ फिर कई पेशेंट्स में ये विद इन 48 आवर्स में इन्फेक्शन हो जाती है उनकी बॉडी में। नेक्स्ट आ गई वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज डिफाइंड एज अ निमोनिया दैट डेवलप्स विद इन 48 आवर टू 72 आवर्स ऑफ एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। तो फर्स्टली निमोनिया क्या होता है, जो एक इन्फेक्शन होती है जो वन या फिर बोथ ऑफ दी लंग्स, एक या दोनों लंग्स में इन्फेक्शन आ जाती है, किससे कॉज्ड बाय बैक्टीरिया वायरस या फंगाई इन्फेक्शन। इस कंडीशन में पेशेंट के लंग्स के जो एयर सैक्स होते हैं उनमें पस या फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। तो जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो कब होता है पेशेंट को, जब पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है, उनमें एंडोट्रेकियल ट्यूब है उनकी इंटूबेशन की जाती है। तो ये कब होती है, जब पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली उसके विद इन 48 आवर या 72 आवर्स में ये इन्फेक्शन आ जाती है। तो ये इन्फेक्शन किससे रिलेटेड है, जब पेशेंट को इंटूबेट किया गया, पेशेंट के एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई। द फीचर्स ऑफ वैप इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ इनफिल्ट्रेट्स इन द चेस्ट विच आर एविडेंट ऑन चेस्ट एक्सरे। तो जब भी किसी पेशेंट को इंटूबेट किया जाता है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या स्टाफ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि आफ्टर इंटूबेशन पेशेंट का एक्सरे करवाया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि पेशेंट के लंग्स में निमोनिया तो नहीं आ गया। तो आप इमेज में देख सकते हो कि जब किसी पेशेंट को निमोनिया आ जाता है तो उसके एक्सरे कैसे होते हैं, पूरा वाइट पोर्शन हो जाता है, जे एयर भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकता है, जहाँ फिर मतलब इन्फेक्शन है वो इतनी सीरियस होगी आगे जाके कि पस बन गई पेशेंट की लंग्स में। Signs of systemic infections like fever and changes in the WBC count। तो पेशेंट को फीवर भी आ जाएगा और उसके साथ साथ WBC जो वाइट ब्लड काउंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो नॉर्मल रेंज होती है WBCs की वो 4500 टू 11,000 तक पर माइक्रोलीटर तक होती है, पर जो जिनको वैप होता है, निमोनिया हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसके साथ साथ फीवर होता है,
तो ये 11,000 से भी बढ़ जाती है, इसके काउंट्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया चेंजेस इन स्पूटम करैक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो स्पूटम होगा पेशेंट का, जहाँ फिर उनके जो सक्रीशंस होंगे उनके कलर में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि अगर वो थोड़ा सा येलोइश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें इन्फेक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उसके साथ साथ फाउल स्मेल आती है पेशेंट से। और कई बार कई पेशेंट के जो सक्रीशंस होते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं, उसका मतलब आ गया पेशेंट की लंग्स में फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट आ गया सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन क्लैप्सी। तो जो सेंट्रल लाइन के रिगार्डिंग जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलती है, जहाँ फिर जब पेशेंट को सेंट्रल लाइन इंसर्शन का प्रोसीजर हो रहा होता है वो पुअर टेक्निक्स मतलब प्रॉपर हाइजीनिक टेक्निक्स से ना हुआ हो, और या फिर जब भी कोई स्टाफ उसके थ्रू इंजेक्शन देता है वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह नहीं वियर करता, हैंड हाइजीनिक उसकी मेंटेन नहीं है, तो इसके थ्रू फैल जाते। जहाँ फिर वो बार बार एक ही सिरिंज से नीडल से वो पेशेंट को इंजेक्शन देता जा रहा है, तो इससे क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं वो सेंट्रल लाइन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। Central line blood stream infection clepsy occurs when the bacteria or other germs enter the patient's central line and then enter into their bloodstream. Redness, pain, swelling or drainage around the place where your CVC goes into your body, fever, WBC high। तो जब भी किसी को सेंट्रल लाइन के रिगार्डिंग इन्फेक्शन होगी तो उस पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा इस पेशेंट को सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होगी। एक तो जहाँ पे उनके सेंट्रल लाइन इंसर्ट की है वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, पेन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। वो रेडनेस अलग से दिखाई देती है, जहाँ फिर वहाँ से पस निकलती है, तो इससे पता चल जाता है पेशेंट को क्लैप्सी है। तो उसके साथ साथ WBCs हाई हो जाएंगे, फीवर होगा पेशेंट को। तो WBCs एंड फीवर जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती हैं सभी में पेशेंट को फीवर और WBC सबसे पहला साइन होता है कि पेशेंट को HAI हो गया। नेक्स्ट आ गया सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये भी बहुत कॉमन इन्फेक्शन होती है, अक्सर पेशेंट्स में हो जाती है जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है। Surgical site infections are one of the major reasons for hospital morbidity. Increases in the ICU admission rates, doubling the mortality rates and increase overall length of the hospital stay. तो जब किसी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई या फिर उसका छोटा सा भी ऑपरेशन हुआ वो स्टाइल टेक्निक से नहीं हुआ, जहाँ फिर मतलब सर्जरी के बाद जब कोई डॉक्टर या नर्सेस उसके सर्जिकल साइट पे ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉपर स्टाइल टेक्निक्स से नहीं करे, वो जो अनस्टाइल ग्लव्स होते हैं वो वियर करके ड्रेसिंग कर देते हैं। जहाँ फिर कई स्टाफ ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स भी इवन जो ग्लव्स ही नहीं डालते ना वो प्रॉपर हैंड हाइजीन रखते हैं, तो उनका जो सर्जिकल साइट वाला एरिया होता है वो इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है कि उनके पेशेंट की बॉडी में सेप्सिस आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में इतनी इन्फेक्शन आ जाती है कि पेशेंट्स के बॉडी में कई और मेडिकल कंडीशंस आ जाती है, जहाँ फिर उसके साथ साथ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से डेथ हो जाती है, और उसके साथ साथ कई पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल में स्टे टाइम होता है वो भी बढ़ जाता है। जब स्टे टाइम बढ़ गया पेशेंट का हॉस्पिटल में तो वो और भी इन्फेक्शंस को कैरी करना स्टार्ट कर देता है। द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आर द इन्फेक्शंस दैट अक्कर इन द इंसिजन साइट विच आर क्रिएटेड बाय एन इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो सर्जिकल साइट की इन्फेक्शन होती है जी कब होती है, जब ड्यूरिंग सर्जरी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो स्टाइल ना हो, या फिर हम स्टाइल टेक्निक्स फॉलो ना करें, या फिर सर्जरी के बाद जो पेशेंट की सर्जिकल साइट होती है वो एरिया को प्रॉपर मतलब उनको ड्रेसिंग ना मिले, स्टाइल टेक्निक से ड्रेसिंग ना मिले। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको मेरा टॉपिक ईजिली समझ आए, आपको नोट्स अच्छे लगे, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग ईजिली एक्सप्लेनेशन चाहिए हिंदी में और उसके साथ साथ उसके ईजी नोट्स चाहिए तो आप मेरी इस मेल ID पे मुझे मैसेज कर सकते हो amrithharjas@gmail.com।
थैंक यू टू ऑल।